So let's come to the very important topic, that is the what Council of Ministers. This is again very important topic, and you can expect questions from here. It is under Article 74, Council of Ministers to aid and advise President. What? There shall be a, this is the language, there shall be, please highlight the word, this is the word shall. There shall be a Council of Ministers, there shall be Council of Ministers, एक मंत्री परिषद होगी विद, कैसे होगी, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा. तो दिस इज ए मैंडेटरी. शैल का मतलब होता है दिस इज बाइंडिंग, ऐसा होगा ही होगा. जहां भी कहीं लॉ में आपको वर्ड मिले शैल, इट मीन्स इट इज बाइंडिंग प्रोविजन. जहां मिले मे का मतलब होता है डिस्क्रेशन, कर भी सकते नहीं भी कर सकते. तो देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी जिसका कि मुखिया कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा. ये बात कहां लिखी है, यही क्वेश्चन है, ये बात लिखी है आपके आर्टिकल 74 में. देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड एज प्राइम मिनिस्टर, ये वाली बात होगी. क्यों होगी भाई, क्या काम है इसका, इसका काम ये है टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए, उसको एडवाइज करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी. अभी हमने देखा था पीछे, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1 ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर और द यूनियन इज वेस्टेड इन हिम. तो ऐसा लगता है, मान लीजिए जो नितेश बाबू हैं वो राष्ट्रपति हैं, महामहिम है वो. अब उनको जब उन्होंने पदभार संभाला तो उनका हाँ भाई क्या क्या पावर्स है हमारी, जनाब यू आर दी पावर्स ऑफ, यू आर दी सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस. इट मींस व्हाट, कि सारी की सारी डिफेंस सेनाएं सब मैं इस कमांडर उनका, जो मैं कहूंगा वही होगा. सर यू आर द सुप्रीम कमांडर. वाओ, अच्छा. अब भाई साहब के दिमाग में कुल बुलाने लगा धीरे धीरे डिक्टेटर बनने का, कि 5 साल क्यों रहूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि पूरी जिंदगी राज करूंगा भारत पर. तो पहला तो मुझे समझ में आ गया है, आई एम द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. अच्छा सेक्रेटरी, और क्या पावर है सर, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन यू, केंद्र की सभी कार्यकारी शक्तियां आप में निहित हैं. मींस सारी शक्तियां मेरे अंदर निहित हैं. यस सर, यू आर द बॉस, एग्जीक्यूटिव, यू आर द हेड ऑफ स्टेट. वाओ, फिर अपलिफ्ट हुई मेरी फीलिंग्स की, नहीं मुझे डिक्टेटर बनना ही है. धीरे धीरे अब मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी, अब मेरे पास सारी सेना मेरे कंट्रोल में होगी. वाओ, दिस इज इट. एंड ऑल्सो आई एम दी एसेंशियल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कानून में ये जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी, राज्यसभा, वहां पर भी कोई कानून मेरे सिग्नेचर के बिना बन नहीं सकता. यार सारी पावर मेरे पास आ गई. तो इतने सारे प्रेसिडेंट थे, इनके दिमाग में कभी आया नहीं कि मैं डिक्टेटर बन जाऊं. बेवकूफ रहे होंगे, मैं समझदार हूं. मैंने अपने सेक्रेटरी से सभी पूछ लिया पहले कि मेरे पास कौन कौन सी पावर्स हैं. सेक्रेटरी स्माइल्ड, वो समझ गया कि नितेश के दिमाग में क्या चल रहा है. उसने कहा इन्हें वक्त आने पे 74 पढ़वाऊंगा मैं. सही है कि अब यहां देखो कि प्रेसिडेंट क्यों डिक्टेटर नहीं बन सकता. तो पहली शर्त क्या आ गई, इसको दोबारा इस तरीके से पढ़ना. देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और उसका कार्य क्या होगा, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. उसका काम क्या होगा, प्रेसिडेंट की हेल्प करना और उसको एडवाइस देना. राष्ट्रपति जी के पास हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मानवेंद्र और इनकी पूरी टीम वहां पहुंच गई. जनाब हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, हम आपको एडवाइस करने आए हैं. अब नीतीश ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं एडवाइस, तुम कहां खामोखा जबरदस्ती मानेंगे ना, एडवाइस तो लेनी पड़ेगी, हेल्प तो लेनी पड़ेगी. नीतीश ने कहा कि अच्छा जनाब प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री मानवेंद्र जी, आप अपने घर बैठो तसल्ली से. मोदी जी, हम मुझे जब एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तब ले लेना, मैं मांग लूंगा. और ये बना किसने दिया, सेक्रेटरी. ये कहां से आ गए मंत्री परिषद. कह रहे जनाब ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है, जैसे आपके पद का होना अनिवार्य है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट, ऐसे ही देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक होनी ही चाहिए.
जैसे राष्ट्रपति का पद होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ऐसे ही एक मंत्रिपरिषद विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है। अब थोड़ा नीतीश का जो दिमाग था, सातवें आसमान पे था डिक्टेटर बनने का, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आया कि एक जो है चिरांद आ गई है। पहले मैं अकेला दिख रहा था अब तक, अब जैसे ही 74 पर आए, 52 से लेकर अभी तक उसको सब समझ में आ रहा था मैं हूं या वाइस प्रेसिडेंट है बस। अब 74 में क्या हुआ, अब सामने आ गए मोदी साहब या प्राइम मिनिस्टर मानवेंद्र आ गए। अब ये भी कह दिया गया कि साहब ये किस लिए हैं, ये टू एड एंड एडवाइज हैं। चलो ठीक है, एडवाइस देंगे, नहीं मानूंगा मैं, फिर भी आधा पढ़ा नीतीश ने। अब आगे पढ़ो, प्रेसिडेंट के लिए हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। धत तेरे की घड़ा गया फूट। हु शैल एक्ट मतलब बाइंडिंग है, हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या बात हुई, नीतीश को पहले पंपिंग करा गया जबरदस्त तरीके से, तुम सुप्रीम कमांडर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन तुम काम वही करोगे जो मानवेंद्र कहेगा, जो मानवेंद्र एंड टीम कहेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एट हेड विल से टू यू। यानी मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है आपके हाथ में, यू विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दी। यार ये देखिए क्या बात हुई। अब नीतीश को समझ में आ गया आई कैन नेवर बी ए डिक्टेटर बिकॉज मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, आई विल हैव टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये ध्यान रखना, काउंसिल मिनिस्टर का हेड कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और वो एडवाइस किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति कैसे करेगा, उस एडवाइस के अनुसार ही कार्य करेगा। अब मैं इसको पूरी लाइन पढ़ता हूं आपके सामने, ये इतनी लाइन पढ़िए आप इस तरीके से। एक बात ये, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम एट द हेड, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इट शैल बी टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3 बात हो गई, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, उसके जो कार्य हैं उसको उनके निर्वहन में, हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये होगा तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड में। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आई होगी बात ये। क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इज ही बाउंड, यस ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे रिक्वायर, नाउ यू सी द वर्ड मे आ गया यहां पर, मे मीन्स डिस्क्रेशन, उसकी इच्छा है, करे ना करे। मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। राष्ट्रपति बनाया है मेरे भाई, कुछ तो मुझ पे दया करो, कुछ तो मुझे मेरे पास सौंप दो, वो जो कहेंगे मानेंगे। तो महामहिम आप सिर्फ ये कह सकते हो, यू कैन सेंड देम देयर एडवाइस टू सेंड बैक, कि आपने जो एडवाइस हमें भेजी है, यू प्लीज रिकंसिडर इट। रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो, रिकंसिडर दी सच एडवाइस। आप इस एडवाइस को रिकंसिडर के लिए भेज सकते हो, ईदर जनरली और अदरवाइज। या तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो आपने मुझे भेजा है, प्लीज रिकंसिडर इट। या आप कह सकते हैं प्लीज रिकंसिडर पॉइंट नंबर 5, 10 एटसेट्रा, स्पेसिफाइड कर दिया आपने। तो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्तियां हैं, अदरवाइज ही इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड देन प्रेसिडेंट शैल, फिर शैल आया देखो, शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के बाद में जो एडवाइस भेजी जाएगी, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होंगे ही होंगे। नाउ देयर इज नो स्कोप। तो व्हाट इज द स्कोप? फर्स्ट इज व्हाट, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट द हेड एंड duty of this council of ministers COM is what, to aid and advise the president, and president shall act in accordance with such advice. However, a right has been given to the president, then the president can send back the advice for reconsideration. और reconsideration करके जो वापस आएगी एडवाइस, तो फिर उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया अभी भी तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास, मैं इसको कैसे समझाता हूं आपको।
This is the Council of Minister and he is the one of the PM. Now they sent an advice to the president. He is president, fine. So now he sent back it to for reconsideration, and they after reconsideration again sent back to him. Now this is again president. Now इस advice को जो कि after reconsideration आई है, he is bound to follow it. तो प्लीज लेट मी नो वेदर यू गॉट इट और नॉट. पास समझ में नहीं आई आपको, बताइए जल्दी से. दिस वॉज 74. जो रिकंसिडरेशन वाला जो पॉइंट है, ये जो रिकंसिडरेशनल पॉइंट है, इट वॉज एडिड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट. और यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार, ये जो रिकंसिडरेशन वाला एक्ट है, तो ये हुआ आपका 44th अमेंडमेंट का. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इन दिस, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court. कि क्या कोई एडवाइस दी गई थी? एक बात, एडवाइस दी गई थी, यस. तो फिर क्या एडवाइस दी गई थी? किसके द्वारा? मिनिस्टर्स के द्वारा राष्ट्रपति को. क्या कोई राष्ट्रपति को एडवाइस दी गई थी? और दी गई थी तो क्या एडवाइस दी गई थी? इस प्रश्न के बारे में, इस बारे में कोई उसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो सकती. कोर्ट विल नॉट इंक्वायर इनटू दिस मैटर. इट इज द बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू कि एडवाइस क्या दी गई थी, एडवाइस का कंटेंट क्या था, ये आप नहीं पूछेंगे कोर्ट में. तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. तो कर लेंगे आप लोग ये. तो 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस बट ही कैन सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन बट आफ्टर रिकंसिडरेशन एडवाइस इज बाइंडिंग. एंड व्हाट वर द एडवाइस? इट इज नॉट क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट. तो 74 इज ओवर फ्रॉम माय साइड. नाउ कम टू 75. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. other provisions as to minister. This article is very important. Article 75. Please see this. The prime minister shall be appointed by the president. Please see the word appointed. Appointed. The prime minister shall be appointed by the president. तो यहां से क्वेश्चन आता है, हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड. देखो, ही इज नॉट इलेक्टेड, ये ध्यान रखना. प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा. प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि मोदी साहब तो इलेक्शन लड़े थे. तो डोंट फॉरगेट, मोदी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था एज एन एमपी. ही वाज ओनली ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एवरीवन कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर द सीट ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा की हर एक व्यक्ति ने इलेक्शन किसके सीट पे लड़ा. किसी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को वोट दे रहा हूं. आपने उनको एक एमपी के रूप में जिताया. फिर नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से जो बड़ा ग्रुप था, उन्होंने अपना एक नेता चुना कि इसको प्रधानमंत्री होना चाहिए. और उसका अपॉइंटमेंट किसने करा? राष्ट्रपति ने करा. तो एक वर्ड है अपॉइंटमेंट और दूसरा वर्ड है इलेक्टेड. तो इलेक्टेड वर्ड नहीं है यहां पर. द वर्ड इज व्हाट? अपॉइंटेड. तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सही है. तो ये क्वेश्चन आएगा पहला आपका यहां से. दिस वॉज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर. एंड व्हाट अबाउट द अदर मिनिस्टर्स? अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये यहां भी प्रेसिडेंट है, यहां भी प्रेसिडेंट है, लेकिन यहां पे क्या? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. बस ध्यान रखना है. सो द अदर मिनिस्टर्स आर नॉट पिक्ड बाय द प्रेसिडेंट कि अच्छा तुम पीएम बनोगे, तुम भी मिनिस्टर बनोगे ना. ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का है. एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो अन्य मंत्री बनाए जाते हैं वो केवल और केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाए जाते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और यहीं से क्वेश्चन आता है. ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो अपने आप पिक कर लेगा कि वो ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको मंत्री बनाओ, उसको मंत्री. नो. यू विल हैव टू एडवाइस. चाहे मैं किसी को बनाऊं मंत्री, आपको उसी को बनाना पड़ेगा. जैसे आपने रिसेंटली देखा था, मोदी मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है, तो ऑल मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर.
तो अब आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा अदर मिनिस्टर का, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहीं से क्वेश्चन आएगा बस ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहां आपका टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर से, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर से, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए एक जमाना था जब कोalition गवर्नमेंट थी, एक जमाना था जब कोalition गवर्नमेंट थी, तो अपनी सीटें पूरी है नहीं बीजेपी के कांग्रेस की, तो उन्होंने फिर ये भी दलाओ वो भी आओ, सपा बसपा सबको हट जाओ, और फिर हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे, तुम्हें मंत्री बनाएंगे। फिर वो जंबो जेट बन गया, लिमिट खत्म हो गई, कितने भी लोगों को मंत्री बनाया जा सकता था। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक अमेंडमेंट आया, वो है 91st, पहला अच्छा कदम उठाया गया। ऐसे मान लीजिए 91st अमेंडमेंट 2003 में, इसमें क्या कहा गया कि मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। और वो कितनी सीमा है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या है, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोक सभा, लोकसभा की कौन सी सीट्स, टोटल सीट्स। लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं उसके 15% की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना कि कितनी, इस परसेंटेज पर क्वेश्चन पूछते हैं। 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ टोटल है। और 15% ऑफ टोटल किसकी, यहां पर जो वर्ड है दिस इज हाउस ऑफ पीपल, दिस इज नॉट पार्लियामेंट। और यहीं पे कंफ्यूज हो गए आप लोग एग्जाम में, ये पार्लियामेंट नहीं है कि संसद की टोटल सीटें। तो संसद की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे उसमें, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल लोकसभा की। लोकसभा की जितनी भी सीटें होती हैं, लोकसभा की जितनी भी सीटें होती हैं, टोटल सीटें होती हैं, उसके 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और ये अमेंडमेंट कहां पर कब हुआ था, 91st अमेंडमेंट हुआ। यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट, ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या वो लोकसभा का सदस्य हो। ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो सदस्य हो। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। अब वो व्यक्ति उस सदन का सदस्य बनने से क्या वो डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया, ही इज डिस्क्वालिफाइड। यू कैन नॉट बिकम द मेंबर, यू कैन नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ दैट हाउस, यू आर बीइंग डिस्क्वालिफाइड नाउ। तो अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और क्यों किया भैया डिस्क्वालीफाई, वो भी समझ लीजिए। अंडर द पैराग्राफ ऑफ द 10th शेड्यूल, पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल, या इसे कहते हैं डिफेक्शन की ग्राउंड पर, दल बदल विरोध में। मीन्स व्हाट, कि आप किसी पार्टी में थे, आपने अपनी पार्टी का साथ छोड़ा और आप रूलिंग पार्टी में आना चाह रहे थे, लेकिन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया अंडर दिस प्रोविजन, पैराग्राफ 2 10th शेड्यूल में। तो क्वेश्चन ये है कि जो ऐसा व्यक्ति है जो डिस्क्वालीफाई हो चुका मेंबरशिप के लिए भी, क्या वो मंत्री बन सकता है? देखिए पहले क्या था, इसको समझिए। अगर मोदी साहब की निगाहें पड़ गई यूसुफ पर, लड़के में कोई दम है, इसको मंत्री होना चाहिए, इसको गृह मंत्री होना चाहिए, इसको वित्त मंत्री होना चाहिए, लेकिन इसने अभी कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी है, ना ये लोकसभा का सदस्य है, ना ये अभी राज्यसभा का सदस्य है। तो बिना मंत्री रहे हुए भी ये लगातार कम से कम 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। और 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड है, विद इन दैट पार्ट, विद इन दोज डेज 6 months, ही विल हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। उसको लोकसभा की सदस्य लेनी होगी या राज्यसभा की, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, नितेश कौन सा व्यक्ति था, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, वो किसी का भी सदस्य नहीं है, तब भी मंत्री बन सकता है। वेरी गुड, सही है। अब मानवेंद्र थे दूसरी पार्टी में, ये ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य हैं।
अब ये बनना चाह रहे थे मंत्री, तो इन्होंने अपना दल बदल करना चाहा, कांग्रेस से आना चाहा बीजेपी में, एंड नाउ ही इज बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर पैराग्राफ 2 10 शेड्यूल। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत इनको डिस्क्वालीफाई कर दिएगा दल बदल कानून के अंतर्गत। अब इनकी मेंबरशिप गई, अब नितेश भी मेंबर नहीं है और मानवेंद्र की सदस्यता चली गई। अब दोनों एक इस पर आ गए। मानवेंद्र नितेश को देखे, भाई मैं मेंबर नहीं हूं, भाई तू भी मेंबर नहीं है, अब दोनों ही मेंबर नहीं है। अब मोदी जी चाहते हैं इन दोनों को ही मंत्री बनाना, क्योंकि दोनों ही मंत्री नहीं है तो बना सकते हैं, 6 महीने के लिए बना सकते हैं ना। लेकिन जो मानवेंद्र है, क्योंकि उसको मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो अब वो मंत्री नहीं बन पाएगा, केवल नितेश बन सकता है। मानवेंद्र की पेनल्टी है ताकि लोग दल बदल करने से बदलें, ये जो ऐसी जो करप्शन है वो ना फैले। अगर आपकी मेंबरशिप गई है दल बदल कानून के अंतर्गत, है ना, तो आपको मंत्री भी नहीं बनने जाएगा। भले ही आप वो 6 महीने के लिए बन सकता है, नितेश इनोसेंट है वो, लेकिन क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड हो मंत्री भी नहीं बन सकते, यही बात की गई है। इफ यू आर डिस्क्वालीफाइड ही शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं 10th शेड्यूल पैरा 2 के अंतर्गत, यह है दल बदल कानून, तो आप मंत्री भी नहीं, शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। पर इतनी बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने बस। एंड नेक्स्ट इज कि मिनिस्टर्स का टाइम कितना होता है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन आता है कि मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, नहीं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट मीन्स राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप मंत्री बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए वंदना, विनीता, यूसुफ सब मंत्री बन गए। अब इनको यही रहता है डर कि पता नहीं कब राष्ट्रपति जी, तो डेली व्हाट्सएप करते हैं, जो भी है भेजना, आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया आपने इसमें, है ना। राष्ट्रपति तंग आ गए कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भले ये लाइन लिखी हो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इस प्लेजर को भी मैं एक्सरसाइज COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उससे ही करूंगा। मुझे तो लिख दिया आपने 74 में, आई शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द COM। तो मंत्री को हटाने का काम भी क्या है, प्रधानमंत्री की चिट्ठी से ही होगा फिर कि इसको हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए। लेकिन टेक्निकल लाइन यही है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो कब तक होगा। इट शैल बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक कि राष्ट्रपति चाहेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने ऑफिस पे पद पर बना रहेगा। एंड नेक्स्ट वेरी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन इज व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जिसका 74 में गठन हुआ है, शैल बी कलेक्टिवली, ध्यान रखना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। कैसे, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, यहां पर कंफ्यूज करेंगे आपको, पार्लियामेंट लिख देंगे, वो पार्लियामेंट की जो CO है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो मंत्रियों जो पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आंसर इज ही, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ पीपल, एंड वो भी कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। इसका मतलब क्या हुआ, गलती एक मंत्री की है लेकिन वो सभी मंत्रियों की गलती मानी जाएगी। एक की गलती सबकी गलती होगी, इसको बोलते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ पीपल। यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। अगर आपसे बहुत जाकर के गहराई में क्वेश्चन पूछ लें, विच आर्टिकल इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली, तो इसकी फाउंडेशन है 75 क्लॉज 3, जो कि मैंने आपको पढ़ाई है अभी। सामूहिक रूप से शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जब हम कहें कि जो रूल कर रही है, जो सत्ताधारी है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट हो गई, वो सामूहिक रूप से हाउस ऑफ पीपल के प्रति उत्तरदायी होगी। और हाउस ऑफ पीपल कौन है,
वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली जनता के प्रति उत्तरदायी हो गए। ऐसी शासन प्रणाली को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसका आधार दिया गया है क्लॉज 3 में आर्टिकल 75 के। ठीक। एंड नेक्स्ट, बिफोर ए मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट को हाईलाइट कीजिए, शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, पद और गोपनीयता, ऑफिस माने पद और गोपनीयता, सीक्रेसी मीन्स गोपनीयता, एज मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल। यहीं से क्वेश्चन आता है, बस इतना ध्यान कर लीजिएगा कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, देखा ही होगा टीवी में। और उसका फॉर्मेट कौन सा होता है, वो फॉर्मेट कहां दिया गया है, थर्ड शेड्यूल में। कौन सी ओथ दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, ऑफिस एंड सीक्रेसी, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, थर्ड शेड्यूल को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। और कौन दिलाता है शपथ, यहां से पूछेंगे प्रेसिडेंट। देखिए जो मैं आपको बात समझा चुका, दोबारा सामने आ गई। ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक ऐसा मंत्री जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, लेकिन वो मंत्री कैसे है, फॉर 6 पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से वो सदस्य नहीं है। शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ सीज टू बी मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर, अगर कोई मंत्री ऐसा है जो कि 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह 6 माह की समाप्ति पर मिनिस्टर नहीं रहेगा, सीज टू बी मिनिस्टर, उसको मंत्री पद से त्याग पत्र देना ही होगा। तो 6 मंथ्स पर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स पर। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, वो कहां पर मेंशन्ड है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स शुड बी एज पर द सेकंड शेड्यूल, या फिर जैसा कि कानून बनाए, पार्लियामेंट कानून बना दे, बस इतनी बात याद कर लीजिएगा। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आर्टिकल 74, 75 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको कराए यहाँ पर। ये